अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। आज कोर्स से ज़रा हट के कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है? ज़रा हट के हमने पढ़ाना है क्योंकि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर यही चीज़ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ठीक है? स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है। जब आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रिएक्टिव साइड कौन सा है और ये रिएक्शन कहाँ पर करेगा, तो आपको मसाइल रहते हैं, ठीक है? जब आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अटैक मुमकिन है, यहाँ पर किसी पॉजिटिव चीज़ का आना मुमकिन है, यहाँ पर किसी नेगेटिव चीज़ का आना मुमकिन है, यहाँ पर किसी न्यूट्रल चीज़ का यानी न्यूट्रल नहीं, रेडिकल का आना मुमकिन है, ठीक है? या कोई न्यूट्रल चीज़ भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर है, या न्यूट्रल चीज़ है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ऐसी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है और आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इससे पहले वाले एक मैंने जनरल लेक्चर किया था कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो शायद का आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। आपने पढ़े वो लेक्चर भी पढ़े बहुत, क्यों कि ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये 9 के साथ रिलेटेड है या 10 के साथ रिलेटेड है या FSC में किसी ईयर के साथ रिलेटेड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जनाब, ये जनरल लेक्चर है। आपने अगर आप जो भी है आप मास्टर क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसको याद करना है, ये ज़रूरी है। आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसको मस्ट लर्न करें ताकि आपको आगे आसानी हो जनाब। लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट कर ले, मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूँ, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें इस तरह के अपडेट मिलते रहे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर देगा, ठीक है जी जनाब। जनरल लेक्चर है हाउ यू विल कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल लेते हैं, एंड हाउ यू विल ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का फिर आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने HNO3 लिखा है, तो HNO3 वाला केस अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चलो कर देता हूँ HNO3। देखो एक बात तुम्हें बताने वाला हूँ कि जब कंपाउंड होता है तो कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं होता है, इनका सारा का सारा चार्ज 0 के बराबर होता है। तो चलो मैंने यहाँ पर 0 किया, इसका चार्ज ये सारे के सारा चार्ज कितना है, 0 है। अभी मैंने नाइट्रोजन का निकालना है, मैंने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे मैंने निकालना है इसको देखो, ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है हाइड्रोजन, तो इसका वैलेंसी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैं इसका चार्ज +1 ही लिखूंगा, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर, इनके एटम्स 1 है तो 1 से ज़रब दूंगा, प्लस नाइट्रोजन का चूँकि मैंने मालूम करना है इसलिए नाइट्रोजन को अपनी जगह पर छोड़ दो। ओके जी, और अब आपने फिर से क्या करना है भाई, ऑक्सीजन देखो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है, तो इसका चार्ज -2 होगा ना। जो ऑक्टेट रूल कंप्लीशन के लिए ये तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, तो इसका चार्ज है -2, और यहाँ पर एटम इनके 3 है तो इनसे ज़रब दो, ये क्या बनता है, ये 0 बनता है। कोई मसला नहीं है, बस एटम्स के चार्ज लिखो और उनके जितने एटम है उनसे ज़रब दो, और जो जिसका मालूम करना है वो वैसे के वैसे छोड़ दो। तो मैंने नाइट्रोजन का मालूम करना है, ठीक है। अभी मैं नाइट्रोजन का कैसे मालूम करूंगा, इसको इससे ज़रब दो, जमा ये नाइट्रोजन अपनी जगह रहेगा, प्लस और इसको जब ज़रब दो -6 बनता है, इससे क्या आएगा 0। अभी क्या करना है 1 प्लस नाइट्रोजन और प्लस और माइनस -6 इक्वल टू कितना 0। अभी क्या करना है, नाइट्रोजन ये +1 है और -6, तो नाइट्रोजन +1 और -6 तो -5, क्या आएगा 0 आएगा। अभी मैंने प्लस माइनस को ख़त्म करना है, नाइट्रोजन को मालूम करना है, तो मैं N-5 + 5 इक्वल टू 0 + 5, तो ये ख़त्म होगा। नाइट्रोजन क्या रहा, नाइट्रोजन का रहा ऑक्सीडेशन नंबर 5। इस 5 का क्या मतलब है, इस 5 का मतलब होता है कि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड्स किए हैं। कितने बॉन्ड्स किए हैं, 5 बॉन्ड्स किए हैं। कैसे किए हैं, तो ये तुम्हारा मसला है। असल में हमारा लेक्चर इस चीज़ के साथ रिलेट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लर्न करें। तो जनाब आपने कैसे करना है, अब देखो नाइट्रोजन से मैंने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं,
मैंने 5 बॉन्ड्स बनाने हैं। जनाब देखो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर देता है तो ओके, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स हो गई, दूसरा ऑक्सीजन आया उसका भी 2 बॉन्ड्स हो गए, इनके 2, ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर। नाइट्रोजन अब भी एक और बॉन्ड करेगा क्योंकि यहाँ पर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आया था। जनाब अब क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ उन्होंने बॉन्ड किया, तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड करते हैं, एक हाइड्रोजन भी है तुम्हारा, तो इसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का। आप ऐसे ही बनाएंगे, मसले तो नहीं जनाब। अभी मैंने कहा था ना, जब आप ऐसा कर सकते हैं तो देखो ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पॉजिटिव, ये एसिड है, ये क्या चीज़ है, ये एसिड है, यहाँ पर अटैक होगा, किसी बेस आई तो यहाँ पर अटैक कर देगा, इससे प्रोटॉन स्नैच करेगा, प्रोटॉन लेगा। आपने स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर याद रखें। जनाब एक और केस करते हैं, H2SO4 को ज़रा कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। 0 तो होगा, ठीक है, हाइड्रोजन 1 का प्लस, ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है तो इसका +1 और इनके एटम्स यहाँ पर 2 है, प्लस सल्फर का मैंने मालूम करना है, सल्फर को अपनी जगह छोड़ दो। अभी ऑक्सीजन का -2 है और इनके एटम यहाँ पर 4 है, तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। ओके जी, बिल्कुल बनेगा। 2 1 2 प्लस सल्फर प्लस और इसे -8 इक्वल टू क्या, 0 आएगा। मसला तो नहीं, क्या करना है अभी, 2 प्लस सल्फर प्लस और माइनस -8 इक्वल टू 0। तो अब +2 और -8 सल्फर -6 क्या बनेगा, 0। सल्फर को मैंने सिर्फ मालूम करना, तो माइनस को प्लस से ख़त्म कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर मैंने +6 किया तो यहाँ पर भी 6 कर दूंगा, +6 कर दूंगा, तो सल्फर इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि सल्फर ने कितने बॉन्ड्स किए हैं, 6 बॉन्ड्स किए हैं। इस H2SO4 में सल्फर ने कितने बॉन्ड्स किए हैं, 6 के, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का 6 आया है। तो अभी आपने 6 बॉन्ड्स इससे करना है, तो कैसे करना है, सल्फर सेंटर में लिखो, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, मैंने ये लिखा, ओके जी। अभी क्या है, दूसरा ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर किया, इस ऑक्सीजन का पूरा है, बॉन्ड्स पूरे हैं, इनके भी पूरे, सल्फर अभी ने 4 किए, 2 और कर देगा, तो एक और ऑक्सीजन आएगा, क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन ले आओ, 4 ऑक्सीजन आ गई, लेकिन ऑक्सीजन का पूरा नहीं है, लेकिन उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ, और ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर। ये क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, आपने ज़रा समझना है। चलो KMnO4 इसका कर देते हैं कि इसका क्या आते हैं, और याद रखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी बढ़ता है ना, आप लोगों को तो पता है ना कि वो कोवेलेंट की तरफ चलते हैं, वो कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं फिर, और ऑक्सीडेशन, ये ज़रा आगे का लेक्चर है, लेकिन ये जो है आप इतना सिर्फ याद करें, फिर आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगा। जनाब और क्या है, मैं अगर करूँ फॉर एग्जांपल, मैं KMnO4 को आपसे करो KMN, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट क्या करेगा, यहाँ पर होगा 0, चार्ज होगा 0। तो पोटाशियम ग्रुप 1 का मेंबर है, 1 एटम्स 1 प्लस मैंगनीज का हमने मालूम करना है, और जो ऑक्सीजन -2 एटम्स कितने हैं, 4 इक्वल टू 0। तो 1 जमा मैंगनीज और प्लस -8 इक्वल टू 0, तो 1 जमा मैंगनीज -8 इक्वल टू 0, तो मैंगनीज -7 +1 एंड -8 -7 इक्वल टू 0। तो 7 को अगर उस साइड पर ले जाओ तो प्लस बन जाता है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैंगनीज ने 7 बॉन्ड्स किए हैं, कितने बॉन्ड्स किए हैं, 7 बॉन्ड्स किए हैं। इसका ऑक्सीडेशन 7 से ऊपर कोई नहीं आता है याद रखो, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड दैट इज व्हाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्या है, कैसे बनाना है, तो चलो मैंगनीज सेंटर में डालो, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो 2 यहाँ पर करो, ओके, 2 इस साइड, सॉरी 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ करते हैं, 2 इसके साथ करते हैं, 2 इसके साथ भी करता है। तो अब ये मैंगनीज के 6 बॉन्ड्स हो गए, उनके 7 बॉन्ड्स है, तो एक इस ऑक्सीजन के साथ, अभी तो डबल तो नहीं कर सकते उनके मैंगनीज का तो 7 है, तो इसके साथ क्या आ जाते हैं, तो ये होता है KMnO4 का स्ट्रक्चर। ये कौन सा मुश्किल है,
अगर कोई आपसे कहे कि ये क्यों एसिडिक नहीं है, तो देखो यहाँ पर कोई वो है नहीं, कोई प्रोटॉन है नहीं। जनाब ऐसे ही होते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोगों ने बनाया है। आप लोग बहुत आप पढ़ते बहुत है, लेकिन जो बेस तुम्हारा होता है वो आप नहीं बनाते हैं। तो आप बेस बना रहे, आपका जब बेस बने ना, आपको कोई मसला नहीं रहेगा। इन दोनों का देखो, इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप कर ले, ठीक है, ले ले। देखो आगे जाते हैं। अभी हमारे पास है, मैंने लिखा है 1 आवर का मैंने लिखा है, और वो क्या है, वो हमारे पास है कौन वाले है। अभी हमने करना है किस वाले का हमने करना है, अभी हमने करना है, अभी हमने करना है कौन वाला, पोटाशियम क्रोमेट, ये वाला मैं करूँगा। तो K2CR2O7, ज़रा तवज्जो से सुनिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, मसलन नहीं है, लेकिन आप लोगों का इससे वास्ता इस पहले बार पढ़ रहा है। तो पोटाशियम का 1 एटम्स इनके 2 है, पहले ग्रुप में है इसलिए 1 है, और उसका एटम्स यहाँ पर 2 है। प्लस क्रोमियम का मैंने मालूम करना है, लेकिन +2 है। ये मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा मसला है। -2 एटम्स कितने हैं, 7 इक्वल टू 0। तो 2 1 ज़र 2 जमा Cr2 जमा -14 इक्वल टू 0। तो अभी 2 जमा Cr2 -14 इक्वल टू 0, और ये Cr2 +2 -14 -12 इक्वल टू 0। तो Cr2 इक्वल टू 12, तो Cr इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब है, कैसे क्रोमियम ने 6 बॉन्ड्स किए हैं, कैसे आपने करने हैं अभी आपने करना कैसे, और बनाना भी 2 है, इसमें 2 क्रोमियम डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रोमियम डालें, यहाँ पर ऑक्सीजन करें, और यहाँ पर भी क्रोमियम करें। 2 क्रोमियम मैंने कर लिए। अभी क्रोमियम ने 1 बॉन्ड किए, 5 और कर देगा। किसके साथ कर देगा, 2 इस ऑक्सीजन के साथ किए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ किए, तो अभी 5 हो गई, और इनके टोटल 6 है। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन के साथ करेगा, और यहाँ पर पोटाशियम K2 भी है, यहाँ पर पोटाशियम आएगा। तो क्रोमियम ने कितने किए, 1 2 3 4 5 6, पोटाशियम ने 1 किया जो 1 करता है, ऑक्सीजन ने 2 किया, ऑक्सीजन ने 2, ऑक्सीजन ने 2। ओके, वहाँ पर भी ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है पोटाशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है जी जनाब। ज़रा 1 आवर का कर देते हैं कि पोटाशियम क्रोमेट, ठीक है, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है और ये क्रोमेट है। तो अभी क्या करना है, और फिर SO4- का भी करना है, ये भी कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है जनाब, चलो सबसे पहले कर देते हैं पोटाशियम क्रोमेट का KCrO4। तो ये 8 और K2CrO4, ये क्या आएगा, K2 आएगा कि नहीं, -8 और +2, ओके, ये ऐसा है पोटाशियम क्रोमेट। जनाब अब क्या करना है, इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, 1 एटम्स 2 प्लस क्रोमियम का आपने निकालना है -2, ऑक्सीजन का -2 है, और एटम यहाँ पर 4 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस क्रोमियम और प्लस -8 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस क्रोमियम -8 इक्वल टू 0। तो क्रोमियम +2 और -8 -6 इक्वल टू 0। क्रोमियम का क्या बना, क्रोमियम का बना 6, जब वहाँ जाता है तो प्लस बन जाता है। कैसे अब स्ट्रक्चर बनाना है, आपने क्रोमियम दरम्यान में डालना है। ओके ओके ओके, 2 ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, क्रोमियम के कितने, क्रोमियम के 4, 2 और करेगा, ऑक्सीजन के साथ 1 किया, और दूसरा भी ऑक्सीजन, 4 तो मैंने ऑक्सीजन बनाने हैं तो मैंने बना लिया। अभी 2 पोटाशियम भी है, तो ठीक है, ये है, ये है स्ट्रक्चर। नहीं लगता है कि मुश्किल है, थोड़ा सा तवज्जो आप दे दे, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। आखिरी है SO4- वाला। SO4- का क्या मतलब होता है, देखो ये कंपाउंड नहीं है, SO4 ये -2 वाला इक्वल टू, अभी चार्ज है, अभी 0 नहीं है, अभी कंपाउंड नहीं है, अभी ये तो आयन है, ये तो रेडिकल है। तो क्या करेगा, ये तो सॉरी रेडिकल आयन है, तो अभी क्या करेगा, ये बनाएगा, रेडिकल भी कह सकते हैं,
आयन और रेडिकल में डिफरेंस बताऊंगा, बताने वाला हूं, इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो ये होगा -2, ओके, क्या होगा -2। जनाब अब देखते हैं सल्फर का क्या करते हैं। सल्फर को हम मालूम करना है और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन है -2, क्योंकि सेक्स ग्रुप में है तो -2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 से ज़रब दें तो इक्वल टू -2, ठीक है। सल्फर प्लस -8 इक्वल टू -2, सल्फर -8 इक्वल टू -2, सल्फर क्या होगा जब वहाँ जाता है -2 + 8 तो क्या होगा, सल्फर होगा 6 + 6, ओके। सल्फर ने 6 बॉन्ड्स किए, कैसे अपने करना है, अभी स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो स्ट्रक्चर के सल्फर 4 ऑक्सीजन है, ओके। अभी ऑक्सीजन के बॉन्ड्स पूरी है, सल्फर के बॉन्ड्स पूरी है, इस ऑक्सीजन के पूरा, इस ऑक्सीजन के पूरे, लेकिन इस ऑक्सीजन का पूरा नहीं है। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। आप अब अंदाजा कर सकते हैं कि इस पर रिएक्शन अटैक कौन करेगा। जनाब मुश्किल नहीं है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहस पढ़ना है। चलो मैंने बताया जनाब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसका भी ले लो, ले लिया, ओके। तो चलते हैं किस चीज़ की तरफ चलते हैं। अभी हमने चलना है, कुछ आगे चलना है। मैंने आयन और रेडिकल का पहले मैंने जिक्र किया था। देखो जनाब, आयन्स, कोई आपसे पूछे कि ये जो आपने सल्फेट, ये आयन है या रेडिकल है, इवन ऑफ सोडियम का कहे ये सोडियम, ये आयन है या रेडिकल है, इवन ऑफ नेगेटिव एनायन का कहे ये आयन है या रेडिकल है, तो दोनों है, ठीक है। फर्क कितना है, फर्क इतना है कि जब कोई आयन, कोई चार्ज स्पीशी मोटाइल यानी वो हरकत में हो, किसी सिस्टम के अंदर हरकत में हो, तो उसको फिर हम आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। लेकिन अगर ये चार्ज स्पीशी जो है किसी सिस्टम के अंदर स्टेशनरी हो, तो फिर हम इसको रेडिकल कहते हैं। अभी हमें क्या पता है कि ये स्टेशनरी है या मोटाइल है, इसलिए आयंस और रेडिकल का यही डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा तो नहीं। बस आपने स्टेशनरी और मोटाइल का देखना है कि कोई चार्ज स्पीशी है और अगर वो स्टेशनरी है तो आप समझे कि ये हमारे पास रेडिकल है, और अगर वो मोटाइल है तो आप समझे कि ये हमारे पास रेडिकल आयन है। तो जनाब आप तो ऐसे, आपको तो पता नहीं चला, कोई नहीं कह सकता है कि यार ये स्टेशनरी है, आपको तो ये नहीं पूछा जाता है। तो आप जिस भी नाम, जो भी नाम आप दे दें, कोई मसला नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग आयन ही कहते हैं तो ऑफ आयन ही बोले, कोई मसला नहीं है। ओके जी, ये था, इंटरेस्ट है, पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े, देखे, और आगे मसला हो तो फिर भी आप कमेंट में आगे मुझसे पूछ सकते हैं। मसाइल तो हो सकते हैं क्योंकि आपने कुछ बेस इसके लिए भी पढ़ना है, वो तो हमने रूल्स नहीं पढ़े हैं। आपने रूल को घर से पढ़े और इस चीज़ को ऑफ याद करें तो कोई मसला नहीं रहेगा। थैंक यू वंस अगेन ऑल सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाइए, पिलाने में मदद करें, स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।